हेलो स्टूडेंट्स, हमने लेक्चर 11 में स्विच मोड पावर सप्लाई के बारे में पढ़ा था। इसमें एमपीएस, एसएमपीएस और फ्लाई बैक कन्वर्टर के बारे में पढ़ा था। तो हमारा टॉपिक चल रहा है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो यहाँ पर हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो एसएमपीएस होता है, इसकी इनपुट और आउटपुट जो तरंग होती हैं, उनके आधार पर हम इनको अलग अलग क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यदि डी इन डी आउट मतलब डीसी इनपुट भी डीसी का है और आउटपुट भी डीसी मिल रहा है, तो वोल्टेज या करंट कन्वर्टर में यूज होगा। यदि एसी इनपुट और एसी आउटपुट हो रहा है तो साइक्लो कन्वर्टर, डीसी इनपुट डीसी आउटपुट दे रहा है तो इन्वर्टर, और एसी इनपुट डीसी आउटपुट मिल रहा है तो रेक्टिफायर की तरह वर्क कर रहा है। अब हम बात करते हैं लीनियर सप्लाई और एसएमपीएस की तुलना, अर्थात जो इसमें डिफरेंशिएशन है, मतलब जो इनमें अंतर है, उनकी बात करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले साइज और वेट लेते हैं, साइज एंड वेट ऑफ द सप्लाई, तो जो सप्लाई का साइज और वेट है उसके अनुसार जो हमारी रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई रहती है, ये ट्रांसफार्मर इज लार्ज ड्यू टू लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, अर्थात तो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है वो बड़ा रहता है लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के कारण, और मेन फ्रिक्वेंसी इज एट 50 हर्ट्ज। जो उसकी मेन फ्रिक्वेंसी रहती है वो क्या रहती है, 50 हर्ट्ज पर होती है। एसएमपीएस में क्या रहता है, स्मॉलर रहती है सप्लाई, क्योंकि ड्यू टू हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी। इसमें जो साइज और वेट है इसका सप्लाई का वो छोटा रहता है, हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का। टिपिकली जो होती है वो 50 का किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक होती है। दूसरा है हमारा आउटपुट वोल्टेज और वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, अर्थात जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्ट में वेरिएशन के आधार पर हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पिट ट्रांसफार्मर यूज्ड एनी वोल्टेज अवेलेबल, अर्थात जो हम ट्रांसफार्मर से यूज कर रहे हैं किसी वोल्टेज पर ये यूज कर सकते हैं। विदाउट ट्रांसफार्मर आउटपुट इज लेस देन इनपुट वोल्टेज, वेरीज सिग्निफिकेंटली विद लोड। और जो हमारा एसएमपीएस है, ये एनी वोल्टेज अवेलेबल और वोल्टेज वेरीज लिटिल विद लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज वेरी करती है। अगला है हमारा इफ़िशियंसी, हीट, पावर डिसिपेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी इफ़िशियंसी, हीट और पावर डिसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो यदि जो इफ़ रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाई डिसिपेटिंग एक्सेस पावर एज हीट विच इज इनएफिशिएंट, तो जो ये क्या है, इनएफिशिएंट होती है। और आउटपुट इज रेगुलेटेड यूजिंग ड्यूटी साइकिल्स कंट्रोल विच ड्रॉज ओनली द पावर रिक्वायर्ड बाई द लोड। तो द ट्रांजिस्टर आर ऑलवेज स्विच्ड फुली ऑन और फुली ऑफ। तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर रहता है वो या तो फुली ऑन होगा या फुली ऑफ होगा। अगला है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो जो रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई है हैज़ ए वोल्टेज रेगुलेशन आईसी, इसमें एक वोल्टेज रेगुलेशन आईसी रहती है और डिस्क्रीट सर्किट रहता है एंड ए नॉइज़ फिल्टर कैपेसिटर, एक नॉइज़ फिल्टर कैपेसिटर रहता है जैसे कि 7805। और जो एसएमपीएस रहता है ये कंसिस्ट्स ऑफ ए कंट्रोलर, आईसी पावर ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। तो इसमें आईसी पावर ट्रांजिस्टर और डायोड्स रहते हैं, उसके साथ साथ पावर ट्रांसफार्मर एंड फिल्टर कैपेसिटर्स रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई हुई, ये हमारी एसएमपीएस हुई। तो इनमें ये इनके डिफरेंस थे। तो इस तरीके से जो स्विचिंग रेगुलेटर रहते हैं ये जो यूज होते हैं रिप्लेसमेंट फॉर द लीनियर रेगुलेटर, तो जो ये लीनियर रेगुलेटर के रिप्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं। व्हेन हायर एफिशिएंसी, स्मॉल साइज ऑफ लाइटर वेट एंड रिक्वायर्ड, जबकि हमें क्या है, हायर एफिशिएंसी और स्मॉल साइज का लाइटर मतलब लाइट वेट में ज़रूरत होती है। देयर आर however more complicated their switches current and can cause electrical noise problem if not carefully suppressed, and simple design may have a poor power factor
तो इन एन SMPS द आउटपुट करंट फ्लो डिपेंड ऑन द इनपुट पावर सिग्नल, अर्थात जो SMPS रहता है इसमें जो आउटपुट पावर करंट डिपेंड करती है वो किस पे करती है, इनपुट पावर सिग्नल के फ्लो पर करती है। और द स्टोरेज एलिमेंट एंड द ड्यूटी साइकिल टू ड्राइव द स्विचिंग एलिमेंट्स, टिपिकली द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ दीज स्विचिंग वेव फॉर्म हैज़ एनर्जी concentrated at relatively high frequency. As such, switching transient like ripple introduced on the output waveform and can be filtered with a small LC filter. तो switched mode power supply units PSUs in domestic products such as personal computer often have a universal inputs, meaning that they can accept power from most main supplies through the world with rated frequencies. The rated frequency 50 Hz to 50 Hz and voltage from 100 volts to 240 volts. तो इस तरीके से ये ऑपरेट होती है और इन प्रैक्टिस दे विल ऑपरेट फ्रॉम ए मच वाइडर फ्रिक्वेंसी रेंज एंड ऑफन फॉर ए DC सप्लाई एज वेल एज। तो इस तरीके से ये हमारा SMPS का टॉपिक था। अब हम बात करते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अर्थात UPS। तो जो हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहता है या कंटिन्यूस पावर सप्लाई रहता है, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कनेक्टेड उपकरणों की सेवा में निरंतर विद्युत सप्लाई बनाए रखती है, अर्थात यह कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिकल पावर की। और यदि मेन पावर बंद हो जाती है तो यह दूसरे सोर्स से पावर सप्लाई करती है। तो इस तरीके से ये हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है। ऐसे कई अनुप्रयोग होते हैं जहाँ पे क्या है, टेम्परेरी पावर फेल्योर भी क्या होता है, अत्यंत असुविधाजनक और समस्या खड़ी कर देने वाला होता है। अगर हम ऐसे अनुप्रयोगों की बात करें जहाँ पर कि कुछ सेकंड का ही पावर गैप प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, तो जैसे कि हमारा कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गया या केमिकल प्लांट हो गया या सेफ्टी मॉनिटर्स हो गए, हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर हो गए, ICU हो गई। तो सामान्यतः जो कम्युनिकेशन उपकरण और आदि रहते हैं, तो इस तरीके से इन प्रकार के लोड में मेन पावर के फेल हो जाने पर क्या होता है, उसके पावर सप्लाई लगातार बनाए रखने हेतु हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अर्थात UPS का प्रयोग करना पड़ता है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि कोई भी डिवाइस अगर बंद हो जाती है तो चलने में बहुत टाइम लेती है। और लेने के अलावा जो हमारे ICUs रहते हैं, जहाँ पे क्रिटिकल इमरजेंसीज रहती हैं, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। तो इस तरीके से जो हमारा UPS है इसका यूज हम करते हैं। तो an uninterrupted power supply is a device which maintains a continuous supply of electrical power to connect equipment by supplying power from a separate source when utility power is not available. It differs from an emergency power supply or standby generator which does not provide instant protection from a momentary power interruption. अर्थात जो हमारे पावर जनरेटर या स्टैंड बाई जनरेटर रहते हैं, पावर सप्लाई रहती है इमरजेंसी, वो क्या होती हैं, तुरंत पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करा सकते जब बिना मोमेंट्री पावर इंटरप्शन के। जबकि जो UPS है ये क्या है, UPS कैन बी यूज टू प्रोवाइड uninterrupted power supply to the equipment for 50 to 30 minutes until a generator can be turned on or utility power is restored. तो इस तरीके से UPS या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का बहुत अधिक यूज है। तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus that provides emergency power to the load when the input power source fails. A UPS differs from an auxiliary or emergency power standby generator in that it will provide instantaneous or near instantaneous protection from the input power interruption by means of one or more attachment batteries and associates electronic circuitry for low power user. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे UPS रहते हैं वो ही इस काम को कर पाते हैं। बाकी किसी तरीके की सप्लाई जो हम यूज करते हैं वो उसमें इंटरप्ट होना के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब होते ही हैं।
तो इस तरीके से इसको ऑफलाइन और स्टैंड बाई यूपीएस भी कहते हैं। ये हमारा ऑफलाइन स्टैंड बाई यूपीएस का फिगर है। तो जब तक मेन एसी पावर सप्लाई से पावर मिलती रहती है, तो जो हमारी जो मेन एसी सप्लाई रहती है वह सप्लाई से पावर मिलती है इसे, जब तक मेन से सप्लाई मिलती है तब तक मिलती रहती है। और S1 क्या है, नॉर्मली सप्लाई से कनेक्टेड रहता है, जैसा कि हम यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं कि जब तक इसे मेन से सप्लाई मिल रही है तब तक ये S1 क्या है, नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर ये S1 नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही मेन सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जो हमारा S2 होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जो हमारा S2 है ये क्लोज हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो S1 वैकल्पिक सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है। और इस प्रकार जो यूपीएस रहता है, यूपीएस का प्रोटेक्शन लाइन टाइम रहता है वो 20 से 25 मिनट होता है। तो हमारा जो यूपीएस रहता है वो उसका प्रोटेक्शन टाइम हमारा 20 से 25 मिनट रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारी ये रनिंग ऑन नॉर्मल एसी पावर, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या चार्जर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये स्विच S1 है, इन्वर्टर है। तो जब तक ये S1 इससे कनेक्टेड है तब तक ये S2 हमारा बंद रहता है। और जैसे ही पावर जाती है, जाने के बाद क्या ये S1 इससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होके ये क्या सीधे सप्लाई मिल जाती है, जैसा कि नीचे देख रहे हैं हम। तो ये ओवर अंडर वोल्टेज और पावर लॉस का फिगर ये दिया हुआ है। तो S2 क्लोज हो जाता है और S1 वैकल्पिक सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो यूपीएस का प्रोटेक्शन टाइम रहता है वो लगभग क्या रहता है, 20 से 25 मिनट। हमारा जो ये टाइम रहता है वो कितना रहता है, 20 से 25 मिनट। तो इस प्रकार के यूपीएस में एक बैटरी कैपेसिटी मॉनिटरिंग या सेल्फ टेस्ट कैपेसिटी नहीं होती है। यह विश्वसनीय नहीं होता है और बिना वायरिंग के फेल हो सकता है, किंतु यह कीमत में क्या है, कम होता है। तो इस तरीके से जो होता है ये कीमत में कम होता है। एक अन्य प्रकार के यूपीएस की बात करें तो दूसरे टाइप का यूपीएस है ये जो इसमें दिया जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लाइन इंटरेक्टिव यूपीएस भी कहते हैं। यह कार्यप्रणाली में स्टैंड बाई जो यूपीएस है इसे समान ही रहता है, जो हमारा ऑफलाइन या स्टैंड बाई यूपीएस रहता है उसके समान ही रहता है, लेकिन इसमें मल्टी टैप वेरिएबल वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज होता है। यह क्या है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है जो पावर्ड कॉइल ऑफ वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये सर्किट रहता है, ये इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है और इसमें इस तरीके से ये 100, 110, 120 वोल्ट इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज के कनेक्शंस रहते हैं। ये नॉर्मल एसी पावर है, यहाँ पे चार्जर है, बैटरी लगी हुई है, ये इन्वर्टर लगा हुआ है, स्विच S1 कनेक्ट है। जैसी पावर मतलब सप्लाई ख़त्म होती है ये इमरजेंसी पावर में इससे S2 से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर दिया हुआ है जिसका हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं यूपीएस सर्किट की, कि यूपीएस सर्किट क्या होता है। तो जो यूपीएस सर्किट होता है इसका उपयोग या प्रयोग एक अतिरिक्त शक्ति स्रोत के रूप में किया जाता है। यूपीएस की एक कॉन्फ़िगरेशन हम इस फिगर में देख रहे हैं। ये हमारा बेसिक यूपीएस सर्किट होता है। तो इसमें जो लोड एसी से कनेक्टेड रहता है और रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज करता है। तो हमारा जो लोड है वो एसी से कनेक्ट रहता है मेन सप्लाई से, और जो हमारा रेक्टिफायर है ये क्या कर रहा है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। और पावर में व्यवधान उत्पन्न होता है जब भी जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है तो बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है। तो ये बैटरी क्या इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है जैसे ही पावर कट होता है और कॉम्बिनेशन लोड से कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा लोड रहता है उस लोड से, क्रिटिकल लोड या कॉम्बिनेशन लोड है, उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पावर ब्रेक होने पर भी लोड को क्या है, बिना रुकावट के अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में स्विचिंग टाइम जो रहता है वो मेन सप्लाई से इन्वर्टर सप्लाई के लिए चार्ज ओवर में लगने वाले समय से लगभग लगने वाला समय होता है उसका लगभग 5 मिली सेकेंड होता है, अर्थात 5 मिली सेकेंड होता है।
तो इस तरीके से एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज ए डिवाइस दैट सिट्स बिटवीन ए पावर सप्लाई एंड ए डिवाइस टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड फीचर ऑफ द पावर सोर्स, outage, sag, surge, bad harmonics, etc. from the supply from adversely affecting the performance of device. तो इस तरीके से जो ये हमारा यूपीएस सर्किट रहता है और ये वर्क करता है, ये हमारा बेसिक यूपीएस सर्किट होता है। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में, एक बार इसका डिवीज़न करते हैं। तुलना अर्थात जो इसमें डिफ्रेंसिएशन है, मतलब जो इनमें अंतर है, उनकी बात करेंगे। तो यदि हम सबसे पहले साइज और वेट लेते हैं, साइज एंड वेट ऑफ द सप्लाई, तो जो सप्लाई का साइज और वेट है उसके अनुसार जो हमारी रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई रहती है, ये ट्रांसफार्मर इज लार्ज ड्यू टू लो ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी, लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, अर्थात तो जो यहाँ पे ट्रांसफार्मर रहता है वो बड़ा रहता है लो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी के कारण, और मेन फ्रिक्वेंसी इज एट 50 हर्ट्ज, जो उसकी मेन फ्रिक्वेंसी रहती है वो क्या रहती है 50 हर्ट्ज पर होती है। एसएमपीएस में क्या रहता है, स्मॉलर रहती है सप्लाई, क्योंकि ड्यू टू हाई ऑपरेशन फ्रिक्वेंसी, हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी, इसमें जो साइज और वेट है इसका सप्लाई का वो छोटा रहता है हाई ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी का। टिपिकली जो होती है वो 50 का किलोहर्ट्ज से 1 मेगाहर्ट्ज तक होती है। दूसरा है हमारा आउटपुट वोल्टेज और वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज, अर्थात जो आउटपुट वोल्टेज या आउटपुट वोल्ट में वेरिएशन के आधार पर हम इनमें डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो पिट ट्रांसफार्मर यूज्ड एनी वोल्टेज अवेलेबल, अर्थात जो हम ट्रांसफार्मर से यूज कर रहे हैं किसी वोल्टेज पर ये यूज कर सकते हैं। विदाउट ट्रांसफार्मर आउटपुट इज लेस देन इनपुट वोल्टेज, वेरीज सिग्निफिकेंटली विद लोड। और जो हमारा एसएमपीएस है ये एनी वोल्टेज अवेलेबल और वोल्टेज वेरीज लिटिल विद लोड, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाता है वैसे वैसे वोल्टेज वेरी करती है। अगला है हमारा इफ़िशियंसी, हीट, पावर डिसिपेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब उसकी इफ़िशियंसी, हीट और पावर डिसिपेशन कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो यदि जो इफ़ रेगुलेटेड आउटपुट वोल्टेज इज रेगुलेटेड बाई डिसिपेटिंग एक्सेस पावर एज हीट विच इज इनएफिशिएंट, तो जो ये क्या है इनएफिशिएंट होती है, और आउटपुट इज रेगुलेटेड यूजिंग ड्यूटी साइकिल्स कंट्रोल विच ड्रॉज ओनली द पावर रिक्वायर्ड बाई द लोड। तो द ट्रांजिस्टर आर ऑलवेज स्विच्ड फुल्ली ऑन और फुल्ली ऑफ। तो इस तरीके से जो ट्रांजिस्टर रहता है वो या तो फुली ऑन होगा या फुली ऑफ होगा। अगला है हमारा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ पावर सप्लाई। तो जो रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई है हैज़ ए वोल्टेज रेगुलेशन आईसी, इसमें एक वोल्टेज रेगुलेशन आईसी रहती है और डिस्क्रीट सर्किट रहता है एंड ए नॉइज़ फिल्टर कैपेसिटर, एक नॉइज़ फिल्टर कैपेसिटर रहता है जैसे कि 7805। और जो एसएमपीएस रहता है ये कंसिस्ट्स ऑफ ए कंट्रोलर, आईसी पावर ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। तो इसमें आईसी पावर ट्रांजिस्टर और डायोड्स रहते हैं, उसके साथ साथ पावर ट्रांसफार्मर एंड फिल्टर कैपेसिटर्स रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारी रेगुलेटेड लीनियर पावर सप्लाई हुई, ये हमारी एसएमपीएस हुई। तो इनमें ये इनके डिफरेंस थे। तो इस तरीके से जो स्विचिंग रेगुलेटर रहते हैं ये जो यूज होते हैं रिप्लेसमेंट फॉर द लीनियर रेगुलेटर, तो जो ये लीनियर रेगुलेटर के रिप्लेसमेंट के लिए यूज होते हैं। व्हेन हायर एफिशिएंसी, स्मॉल साइज ऑफ लाइटर वेट एंड रिक्वायर्ड, जबकि हमें क्या है हायर एफिशिएंसी और स्मॉल साइज का लाइटर मतलब लाइट वेट में ज़रूरत होती है। देयर आर हाउएवर मोर कॉम्प्लिकेटेड देयर स्विचेस करंट एंड कैन कॉज electrical noise problem if not carefully suppressed, and simple design may have a poor power factor. तो in an SMPS the output current flow depend on the input power signal, अर्थात जो SMPS रहता है इसमें जो आउटपुट पावर करंट डिपेंड करती है वो किस पे करती है, इनपुट पावर सिग्नल के फ्लो पर करती है। और द स्टोरेज एलिमेंट एंड द ड्यूटी साइकिल टू ड्राइव द स्विचिंग एलिमेंट्स, टिपिकली द स्पेक्ट्रल डेंसिटी ऑफ these switching waveform has energy concentrated at
relatively high frequency. As such, switching transient like ripple introduced on the output waveform and can be filtered with a small LC filter. तो switched mode power supply units PSUs in domestic products such as personal computer often have a universal inputs, meaning that they can extract power from most main supplies through the world with rated frequencies. Rated frequency 50 Hz to 50 Hz and voltage from 100 volts to 240 volts. तो इस तरीके से ये ऑपरेट होती है और इन प्रैक्टिस दे विल ऑपरेट फ्रॉम ए मच वाइडर फ्रिक्वेंसी रेंज एंड ऑफन फॉर ए डीसी सप्लाई एज वेल एज. तो इस तरीके से ये हमारा SMPS का टॉपिक था. अब हम बात करते हैं अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अर्थात UPS. तो जो हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई रहता है या कंटिन्यूस पावर सप्लाई रहता है, यह एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि कनेक्टेड उपकरणों की सेवा में निरंतर पैदो सप्लाई बनाए रखती है. अर्थात यह कंटिन्यूस सप्लाई प्रोवाइड कराती है इलेक्ट्रिकल पावर की, और यदि मेन पावर बंद हो जाती है तो यह दूसरे सोर्स से पावर सप्लाई करती है. तो इस तरीके से ये हमारा अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई होता है. ऐसे कई अनुप्रयोग होते हैं जहाँ पे क्या है, टेम्परेरी पावर फेल्योर भी क्या होता है, अत्यंत असुविधाजनक और समस्या खड़ी कर देने वाला होता है. अगर हम ऐसे अनुप्रयोगों की बात करें जहाँ पर कि कुछ सेकंड का ही पावर गैप प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, तो जैसे कि हमारा कोई कंप्यूटर इक्विपमेंट हो गया या केमिकल प्लांट हो गया या सेफ्टी मॉनिटर्स हो गए, हॉस्पिटल इंटेंसिव केयर हो गए, ICU हो गई. तो सामान्यतः जो कम्युनिकेशन उपकरण और आदि रहते हैं, तो इस तरीके से इन प्रकार के लोड में मेन पावर के फेल हो जाने पर क्या होता है, उसके पावर सप्लाई लगातार बनाए रखने हेतु हमें अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई अर्थात UPS का प्रयोग करना पड़ता है. क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है, क्योंकि कोई भी डिवाइस अगर बंद हो जाती है तो चलने में बहुत टाइम लेती है. और लेने के अलावा जो हमारे ICUs रहते हैं, जहाँ पे क्रिटिकल इमरजेंसीज रहती हैं, वहाँ पर इनका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है. तो इस तरीके से जो हमारा UPS है, इसका यूज हम करते हैं. तो an uninterrupted power supply is a device which maintains a continuous supply of electrical power to connect equipment by supplying power from a separate source when utility power is not available. It differs from an emergency power supply or standby generator which does not provide instant protection from a momentary power interruption. अर्थात जो हमारे पावर जनरेटर या स्टैंड बाई जनरेटर रहते हैं, पावर सप्लाई रहती है इमरजेंसी, वो क्या होती हैं, तुरंत पावर सप्लाई प्रोवाइड नहीं करा सकते जब बिना मोमेंट्री पावर इंटरप्शन के. जबकि जो UPS है, ये क्या है, UPS कैन बी यूज टू प्रोवाइड uninterrupted power supply to the equipment for 50 to 30 minutes until a generator can be turned on or utility power is restored. तो इस तरीके से UPS या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई का बहुत अधिक यूज है. तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज एन इलेक्ट्रिकल apparatus that provides emergency power to the load when the input power source fails. A UPS differs from an auxiliary or emergency power standby generator in that it will provide instantaneous or near instantaneous protection from the input power interruption by means of one or more attachment batteries and associates electronic circuitry for low power user. तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो हमारे UPS रहते हैं वो ही इस काम को कर पाते हैं. बाकी किसी तरीके की सप्लाई जो हम यूज करते हैं वो उसमें इंटरप्ट होना के चांस ज़्यादा रहते हैं, मतलब होते ही हैं. तो इस तरीके से इसको ऑफलाइन और स्टैंड बाई UPS भी कहते हैं. ये हमारा ऑफलाइन स्टैंड बाई UPS का फिगर है. तो जब तक मेन AC पावर सप्लाई से पावर मिलती रहती है, तो जो हमारी जो मेन AC सप्लाई रहती है वह सप्लाई से पावर मिलती है इसे.
जब तक मेन से सप्लाई मिलती है तब तक मिलती रहती है। और S1 क्या है, नॉर्मली सप्लाई से कनेक्टेड रहता है, जैसा कि हम यहाँ पे ये फिगर में देख रहे हैं कि जब तक इसे मेन से सप्लाई मिल रही तब तक ये S1 क्या है, नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। यहाँ पर ये S1 नॉर्मली कनेक्टेड रहता है। और जैसे ही मेन सप्लाई में व्यवधान उत्पन्न होता है तो क्या होता है, जो हमारा S2 होता है वो क्या होता है, क्लोज हो जाता है। जो हमारा S2 है ये क्लोज हो जाता है, इस तरीके से यहाँ पर क्लोज हो जाता है। तो S1 वैकल्पिक सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है। और इस प्रकार जो UPS रहता है, UPS का प्रोटेक्शन लाइन टाइम रहता है वो 20 से 25 मिनट होता है। तो हमारा जो UPS रहता है वो उसका प्रोटेक्शन टाइम हमारा 20 से 25 मिनट रहता है। तो यहाँ पे जो है हमारी ये रनिंग ऑन नॉर्मल AC पावर, ठीक। यहाँ पर हमारा क्या चार्जर लगा हुआ है, बैटरी लगी हुई है, ये स्विच S1 है, इन्वर्टर है। तो जब तक ये S1 इससे कनेक्टेड तब तक ये S2 हमारा बंद रहता है। और जैसे ही पावर जाती है, जाने के बाद क्या ये S1 इससे कनेक्ट हो जाता है, कनेक्ट होके ये क्या सीधे सप्लाई मिल जाती है, जैसा कि नीचे देख रहे हैं हम। तो ये ओवर अंडर वोल्टेज और पावर लॉस का फिगर ये दिया हुआ है। तो S2 क्लोज हो जाता है और S1 वैकल्पिक सप्लाई से कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार की जो UPS का प्रोटेक्शन टाइम रहता है वो लगभग क्या रहता है, 20 से 25 मिनट। हमारा जो ये टाइम रहता है वो कितना रहता है, 20 से 25 मिनट। तो इस प्रकार के UPS में एक बैटरी कैपेसिटी मॉनिटरिंग या सेल्फ टेस्ट कैपेसिटी नहीं होती है, यह विश्वसनीय नहीं होता है और बिना वायरिंग के फेल हो सकता है, किंतु यह कीमत में क्या है, कम होता है। तो इस तरीके से जो होता है ये कीमत में कम होता है। एक अन्य प्रकार के UPS की बात करें तो दूसरे टाइप का UPS है ये जो इसमें दिया जा रहा है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, लाइन इंटरेक्टिव UPS भी कहते हैं। यह कार्यप्रणाली में स्टैंड बाई जो UPS है इसे समान ही रहता है, जो हमारा ऑफलाइन या स्टैंड बाई UPS रहता है उसके समान ही रहता है, लेकिन इसमें मल्टी टैप वेरिएबल वोल्टेज ऑटो ट्रांसफार्मर भी यूज होता है। यह क्या है, एक स्पेशल टाइप का इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर है जो पावर्ड कॉइल ऑफ वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करता है। तो इस तरीके से जो हमारा ये सर्किट रहता है ये इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है और इसमें इस तरीके से ये 100, 110, 120 वोल्ट इस तरीके से अलग अलग वोल्टेज के कनेक्शंस रहते हैं। ये नॉर्मल AC पावर है, यहाँ पे चार्जर है, बैटरी लगी हुई है, ये इन्वर्टर लगा हुआ है, स्विच S1 कनेक्ट है। जैसी पावर मतलब सप्लाई ख़त्म होती है ये इमरजेंसी पावर में इससे S2 से कनेक्ट हो जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये ऑटो ट्रांसफार्मर का फिगर दिया हुआ है जिसका हम यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं UPS सर्किट की कि UPS सर्किट क्या होता है। तो जो UPS सर्किट होता है इसका उपयोग या प्रयोग एक अतिरिक्त शक्ति स्रोत के रूप में किया जाता है। UPS की एक कॉन्फ़िगरेशन हम इस फिगर में देख रहे हैं, ये हमारा बेसिक UPS सर्किट होता है। तो इसमें जो लोड AC से कनेक्टेड रहता है और रेक्टिफायर बैटरी को चार्ज करता है। तो हमारा जो लोड है वो AC से कनेक्ट रहता है मेन सप्लाई से, और जो हमारा रेक्टिफायर है ये क्या कर रहा है, यहाँ से सप्लाई जा रही है, बैटरी को चार्ज कर रहा है। और पावर में व्यवधान उत्पन्न होता है जब भी जैसे ही पावर सप्लाई कट होती है तो बैटरी इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है। तो ये बैटरी क्या इन्वर्टर से कनेक्ट हो जाती है जैसे ही पावर कट होता है और कॉम्बिनेशन लोड से कनेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से जो हमारा लोड रहता है उस लोड से क्रिटिकल लोड या कॉम्बिनेशन लोड है उससे कनेक्ट हो जाता है। तो इस प्रकार पावर ब्रेक होने पर भी लोड को क्या है बिना रुकावट के अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिलती है। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में स्विचिंग टाइम जो रहता है वो मेन सप्लाई से इन्वर्टर सप्लाई के लिए चार्ज ओवर में लगने वाले समय से लगभग लगने वाला समय होता है उसका लगभग 5 मिलीसेकंड होता है, अर्थात 5 मिलीसेकंड होता है। तो इस तरीके से एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई इज ए डिवाइस दैट सिट्स बिटवीन ए पावर सप्लाई एंड ए डिवाइस टू प्रिवेंट अनडिजायर्ड फीचर ऑफ द पावर सोर्स, outage, sag, surge, bad harmonics etc. from the supply from adversely affecting the performance of device. तो इस तरीके से जो ये हमारा UPS सर्किट रहता है और ये वर्क करता है।
ये हमारा बेसिक यूपीएस सर्किट होता है। आगे हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। एक बार इसका डिवीज़न करते हैं।